हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ द हिंदू के फ्रंट पेज से क्लाइमेट चेंज को लेकर की। हिमाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट नॉर्दर्न स्टेट है, उस एरिया में एक स्टडी हुई है हिमाचल प्रदेश को लेकर के, और इस स्टडी में ये सामने आया है कि वहाँ पर जो बर्फ अगर 1 ईयर के कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से, तो वहां पर जो बर्फ की स्नो की जो अवेलेबिलिटी है वो इस साल अदर ईयर से काफी ज्यादा कम हुई है। अब जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इम्पैक्ट हो रहा है कि वहां पर जितनी बर्फ गिरती थी, जितनी स्नो गिरती थी, वो काफी ज्यादा कम रही है। अब वहां पर देखो स्नो कम गिरी है, इसकी वजह से क्या मेजर प्रॉब्लम सामने आएगी कि क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारे जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहे हैं। दूसरी मेजर प्रॉब्लम ये होगी कि रिवर जो बेसिन है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा इफेक्ट गिरेगा स्नो का। देखिए वहां पर जो रिवर्स हैं इस एरिया में, जो माउंटेनियस रीजन से, मतलब इंडिया के जो नॉर्दर्न रीजन से जो रिवर निकलती हैं, उनके वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है उन रिवर्स में, वो स्नो की वजह से ही होती है। अब स्नो कम गिरेगी, उसकी वजह से रिवर का जो बेसिन है वो भी एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जब वो रिवर का एरिया डिक्रीज होगा तो जो भी उसके अंदर की जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो भी ज़्यादा इफेक्ट होगी। मतलब एक पॉइंट अगर बिगड़ता है, एक पॉइंट अगर खराब होता है, तो उसकी वजह से आप देखिए कि कितना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो यही चीज़ें हैं कि क्लाइमेट चेंज जो इशू है वो एक मेजर प्रॉब्लम है। एमिशन जो है वो कम होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और जो भी हमने टारगेट डिसाइड किए हैं क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट के तहत कि जल्द से जल्द हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज इतने डेवलप करेंगे कि जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी हम फॉसिल्स यूज करते हैं, फ्यूल यूज करते हैं, उन सब का अल्टरनेट ढूंढने की हम कोशिश करने के जो हमने ट्राई किया था उसको रियली में हम अपनाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टारगेट डिसाइड किए जाएंगे कि उस टाइम तक इतने टारगेट अचीव कर लेंगे। उन सारे टारगेट्स को अचीव अगर हमें करना है तो रियली ग्राउंड लेवल पर उन सबको इम्प्लीमेंट करना होगा। देखो ये जो हिमाचल प्रदेश जो वर्ड है कि ये स्टेट कैसे आया एग्जिस्टेंस में, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा इंडिया जब हमने इंडिपेंडेंस गेन की थी, इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद में हमारे यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट से उन सबको हमने इंक्लूजन किया और हमारा इंडिया एग्जिस्टेंस में आया। अब 1 नवंबर 1956 की बात है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद में। उस समय हमारे इंडिया में 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। तो ये जो हिमाचल प्रदेश प्रेजेंट टाइम में जो स्टेट है वो उस टाइम यूनियन टेरिटरीज में शामिल था। उसके बाद में इसको यूनियन टेरिटरीज से 1971 में इसको कंप्लीट स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो देखो कौन कौन से स्टेट किस तरीके से हमारा इंडिया प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया एग्जिस्ट करता है वो कैसे, किस फ्लो के तहत, किस प्रोसीजर के तहत सामने आया है। वो सारे स्टेट कौन सा पहले यूनियन टेरिटरीज था, बाद में उसको स्टेट बनाया गया, ये सबको आपको कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पीटी में इसको लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बीएसपी की जो हेड है मायावती, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन को लिखेंगी कि पोल सर्वे जो होते हैं, मतलब इलेक्शन से पहले जो पोल सर्वे आते हैं उनके ऊपर बैन लगाया जाए। उन्होंने बोला कि अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अभी वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें टीएमसी को, जो पोल सर्वे जो हुए उसमें टीएमसी को हराया जा रहा था। ये माना जा रहा था कि जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसको मेजोरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन उनको मेजोरिटी मिली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन को इफेक्ट करती हैं। तो इस तरीके के जो भी पोल सर्वेज हैं उनको बंद करने की कोशिश करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, देखो एक ग्लोबल पैक्ट साइन हुआ है जिसमें मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% डिसाइड किया गया है। और ये जो ग्लोबल पैक्ट है वो रेस टू बॉटम जो है उसको खत्म कर देगा। अब ये रेस टू बॉटम क्या होता है, मान लो किसी कंट्री की एक कंपनी है
और उसको कहीं और जा करके इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर कोई ऐसे कंट्रीज़ होंगे जो इन कंट्रीज़ को अपने यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए चाहेंगे कि यहाँ पर मान लो कोई कंट्री है और वो चाहता है कि ये जो भी ग्लोबल कंपनीज़ है वो यहाँ पर आकर के अपने हेडक्वार्टर बनाएं, यहाँ पर अपने कंट्री में आकर के जो भी एस्टेब्लिशमेंट करे। इसके लिए वो उनको अब कुछ छूट देंगे तभी तो ये कंपनीज़ यहाँ पर आएंगी ना। देखो एक तो दो कारण होते हैं, या तो रिसोर्सेज अवेलेबल हो या फिर उनको बहुत सारी छूट दी जाए। तो ये टैक्स हेवन्स के रूप में ये कंट्री जो हैं वो डेवलप होते हैं और ये कंट्री कोशिश करते हैं कि ये जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं इनको टैक्स में इतनी छूट दे दी जाए कि ये यहाँ पर अपना सब कुछ एस्टेब्लिश कर ले। ये होता है रेस टू बॉटम, मतलब एक टारगेट फिक्स नहीं था, अब एक टारगेट फिक्स कर दिया गया, एक मिनिमम फिक्स कर दिया गया कि 15% जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो तो इम्प्लीमेंट किया ही जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे कंट्री जो टैक्स हेवन्स के रूप में काम करते हैं उनको नुकसान होगा, और बहुत सारे कंट्रीज जहां पर रिसोर्सेज भी अवेलेबल है लेकिन इन टैक्स हेवन कंट्रीज की वजह से उनको नुकसान होता था, उनको बेनिफिट भी होगा इस ग्लोबल पैक्ट का। इस ग्लोबल पैक्ट में 140 कंट्रीज इन्वॉल्व हुए, जिसमें 136 ने इस डील को सपोर्ट किया। केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने अपने आप को इसमें पार्टिसिपेशन नहीं दिया। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पेज नंबर 8 से यहां देखिए, ये जो आर्टिकल है यहाँ पर डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे इंडिया की मेटे फ्रेडरिक्सन हमारे इंडिया की विजिट पर आई हुई है, और यहाँ पर हमारे जो पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी, दोनों के बीच में बहुत सारी डिस्कशन हुआ। स्पेशली जो फोकस किया गया वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के डिस्कस किया गया। एमओयू भी साइन हुआ है दो कंपनीज, हमारे इंडिया की कंपनीज और डेनमार्क की कंपनी के बीच में, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएगा और इसको लेकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड डेनिश कंपनी के बीच में एमओयू साइन हुआ है। देखो, जो डेनमार्क के जो पीएम हैं उन्होंने हमारे पीएम की या हमारी कंट्री की बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर प्रशंसा की, एडमायर की। सबसे फर्स्ट पॉइंट बात अगर हम करें तो वैक्सीनेशन को लेकर के उन्होंने बोला कि इंडिया ने जिस तरीके से कोविड के दौरान अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी और ग्लोबल लेवल पर वैक्सीन को जिस तरीके से एक्सपोर्ट किया, वो सारी जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से इंडिया को इस तरीके से डेवलप करती हैं कि इंडिया एक वेल विशर है ग्लोबल लेवल पर। अदर एरिया में अगर हम देखें तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहा है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज को क्योर किया जा सके, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। जो अफगानिस्तान एक मेन पॉइंट प्रेजेंट टाइम में है कि कोई भी डिस्कशन हो रहा है, कोई भी मीटिंग हो रही है, उसमें अफगानिस्तान के ऊपर स्पेशली फोकस किया जा रहा है कि वहाँ पर टेररिज्म को एक्सपेंशन ना हो। टेररिज्म की वजह से बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनको इफेक्ट देखने को मिला है। दोनों ही कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने टेररिज्म जो एक कॉमन कंसर्न है उसको लेकर के भी डिस्कस किया। इसके अलावा वहाँ पर जो वीमेंस हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके राइट्स को लेकर के भी कोशिश करनी चाहिए ताकि वहाँ पर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट पहले बने और जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है वो इस तरीके की आवश्यकताओं को कंप्लीट करे। ओके, अब देखो 2008 के बाद में पहली बार वहाँ पर डेनमार्क का कोई लीडर या कोई डेनिश लीडर हमारे इंडिया की विजिट पर आया है। 1995 के समय में एक पर्सन को लेकर के हमारे जो रिलेशन है वो ख़राब हो गए थे। इंडिया की डिमांड थी कि डेनमार्क का एक सिटीजन किम डेवी उसको इंडिया को सौंप दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से कुछ बहुत सारे मैसिव आर्म जो केस है वो इसके ऊपर लगे हुए थे, जिससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मालाबार एक्सरसाइज को लेकर के। मालाबार एक्सरसाइज का जो फेज सेकंड है वो नेक्स्ट वीक कनेक्ट किया जाएगा। इसमें जो क्वेड ग्रुप के चारों जो मेंबर्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। अगर मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो 1992 में इंडिया और यूएस ने सबसे पहले इस एक्सरसाइज को कमेंस करवाया था। 2015 में जापान ने भी इस परमानेंट मेंबर के रूप में इसको ज्वाइन कर लिया और जो ऑस्ट्रेलिया है उसका इंक्लूजन 2020 एडिशन में हो गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो बायोडिकम्पोजर को लेकर के है। स्टेबल बर्निंग को रिप्लेस करने के लिए या फिर उसको एक तरीके से चेंज करने के लिए यहाँ पर एक अल्टरनेट सोर्स ढूंढा गया है। जो भी
बायोडिकम्पोज है उस सॉल्यूशन का स्प्रे किया जा रहा है फील्ड्स में, यहाँ ताकि यहाँ पर राइस के जो स्टेम बचे हुए हैं उनको एक तरीके से जो भी कंपोस्ट है या फर्टिलाइजर्स है उसमें चेंज किया जा सके। मतलब जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी उसको एक सॉल्यूशन के रूप में, इसको एक बेनिफिट के रूप में यूज किया जा रहा है। पहले जो ये राइस स्टेम होते थे इनको जलाया जाता था, जलाए जाने की वजह से पोल्यूशन होता था, लेकिन अब ये जो अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है, ये अल्टरनेट जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, इसके काफ़ी बेस्ट रिजल्ट भी सामने आए हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें पहले कुछ एरिया में ही फैला हुआ था। ये साबरमती जो आश्रम है इसको अभी प्रेजेंट टाइम में 5 एकड़ से 55 एकड़ तक इसको एक्सपेंड किया जाएगा। मतलब ऐसी फैमिलीज इस तरीके से डेवलप किया जाएगा जो आकर के यहाँ पर गांधी जी की जो वैल्यूज़ है उनके ऊपर स्टडी करना चाहती हैं, तो उन सबको रहने के लिए सारी व्यवस्था यहीं पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। देखो, इस तरीके से जो भी हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, जो भी हमारी हिस्ट्री है, उसको चेंज करने के कारण बहुत ज़्यादा विरोध भी होता है गवर्नमेंट का। जैसे अभी हमने जो जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस एरिया को भी रिडेवलप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन जो है या फिर अदर्स लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं उन सब ने विरोध किया था कि हमारी जो ट्रेडिशन है ना, जो हमारी रियलिटी है, उन सब को गवर्नमेंट ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और उनको सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव बनाने के लिए, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आप कंपेरिजन करोगे जापान कंट्री के साथ में, तो वहां पर जो हिस्ट्री है, मान लो वहां पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जब वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था यूएस के द्वारा, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो भी परेशानी हुई उसको अभी नेचुरल तरीके से उन्होंने प्रिजर्व कर रखा है। लोग अभी भी वहाँ पर घूमने आते हैं, विजिट करने आते हैं, उस एरिया को देखने आते हैं, और उस वहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो वो जो चीज़ है, जो रियलिटी है, वो इनको इतना इफेक्ट करती है कि पीस एंड ब्रदरहुड के लिए वो काम करने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं, इंस्पायर्ड करते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि हमारे जो भी एरियाज़ हैं, जो भी हमारे ट्रेडिशन को जोड़ते हैं, उनको हमें नेचुरल तरीके से रखना चाहिए। जैसे जलियांवाला बाग जो मैस्कर हुआ था, उसको अगर हम नेचुरल तरीके से सेव करते, प्रिजर्व करते, हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उसने उसको चेंज करने की कोशिश की, पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ही ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया था। तो हमारा जो भी ट्रेडिशन है उसको वैसे ही सेव किया जाए। इससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा उस चीज़ से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर वेस्ट बंगाल के बारे में बताया गया है कि दुर्गा पूजा, अभी जो आश्विन की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उसको होता है दुर्गाष्टमी। तो दुर्गाष्टमी को वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, बहुत बड़ा वहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है दुर्गाष्टमी को। तो इसको लेकर के जो ये पूजा होती है, इसमें इकोनॉमी, मतलब यहाँ की इस स्टेट की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसीलिए हमारे इंडिया में इतने फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, और जो हर फेस्टिवल है वो हमारे इंडिया के लिए जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए या स्टेट वाइज जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं। कोविड के खिलाफ हमारी फाइट को देखते हुए हमारी कंट्री ने डिसाइड किया है कि अगले 3 मंथ्स तक हम जो सिरिंज एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीनेशन है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, पेज नंबर 11 फॉरेन पेज से, यहाँ पर चाइना और ताइवान के बीच में जो इशू चल रहा है उसको लेकर के डिसाइड किया गया है। 1 अक्टूबर को जो चाइना है उसका नेशनल डे होता है, और 10 अक्टूबर को जो ताइवान है उसका नेशनल डे होता है। ताइवान और चाइना के बीच में आपको पता है कि पहले एक वॉर हुआ था, पहले एक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसी के तहत जो चाइना और प्रेजेंट टाइम में जो ताइवान जो स्टेट है, कंट्री जो है, वो एग्जिस्टेंस में आए थे। लेकिन चाइना हमेशा से क्लेम करता है ताइवान के ऊपर कि ताइवान हमारा है, लेकिन ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मानता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर यूएस के रिप्रेजेंटेटिव और तालिबान के बीच में डिस्कशन हुआ दोहा में कि जो इस्लामिक स्टेट हैं, जो इस तरीके के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको आप कंटेन करने की कोशिश करोगे। लेकिन तालिबान ने अपनी तरफ से कोई भी कॉर्पोरेशन करने का दावा नहीं किया है कि हम कॉर्पोरेट करेंगे आपके साथ में मिलकर के, ताकि इस्लामिक स्टेट को कंटेन किया जा सके। अभी अफगानिस्तान में आपने एक तरीके से ह्यूमन बॉम्ब ब्लास्ट वहाँ पर देखा था एक मॉस्क्यू में, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अगर देखो इंसिडेंट अगर होते रहे, पूरा जो ग्लोबल लेवल है वो चाहता है कि यहाँ पर एक ऐसी
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से यहाँ पर पीस एंड एस्टेब्लिशमेंट आई। और पीस और स्टेबिलिटी जब आएगी तो उसकी वजह से जो अफगानिस्तान का इंक्लूजन है वो ग्लोबल लेवल पर अदर कंट्रीज़ के साथ में रिलेशनशिप के रूप में भी हो सकेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, साइंस पेज से है। ये देखो, बहुत सारी कंट्रीज़, 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने मॉडर्ना वैक्सीन को पोज कर दिया है। ये जो पोज करने का जो मेजर कारण है कि इस वैक्सीन की जब दोनों डोज ली जा रही हैं उसमें 30 साल से नीचे के जो लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जिनकी एज 30 साल से नीचे है, तो डेनमार्क, स्वीडन और उसके बाद में फिनलैंड में भी इसको पोज कर दिया गया है, क्योंकि इसमें मायोकार्डिटिस एंड पेरिकार्डिटिस ये जो केसेज हैं ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि लूनर सैंपल, अभी अगर हम देखें यूएस और सोवियत मिशन के बाद में जो चाइना है, चाइना का चैंग 5 जो मिशन है वो लास्ट ईयर कुछ यहाँ पर कुछ सैंपल्स लेकर के आया, और जब ये सैंपल्स लाए गए अब उनकी स्टडी की जा रही है, और उन सैंपल्स में ये माना जा रहा है कि यूएस और सोवियत मिशन जो अपने यहाँ पर सैंपल लेके आए थे उससे भी यंग सैंपल जो है वो चाइना लेकर के आया है। और इन सैंपल में ये माना गया है कि यूएस और सोवियत मिशन जो अपनी तरफ से सैंपल लेकर के आए थे वो 2.9 बिलियन ईयर्स ओल्ड थे, और चाइना ने जो सैंपल लिए हैं वो 1 बिलियन ईयर ओल्ड है। मतलब इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ थी, और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के होने के बाद में जो लावा है उसके सैंपल्स वहाँ पर लिए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, आज FAQ पेज पर और प्रोफाइल पेज पर जो आर्टिकल है वो मेजरली रिलेटेड है अभी जो भी नोबेल प्राइज़ का डिस्कशन हुआ उन सब को लेकर के। फर्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पर देखिए, देखो मेडिसिन एरिया में जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है उनके नाम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डेविड जूलियस एंड आर्डेम पेटा पाउटियन। इनको इसलिए मिला है कि हमारी बॉडी के ऊपर जो भी सेंसेशन किस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कैसे सेंसेशन क्रिएट हो सकते हैं। अब ये जो भी डिस्कवरी की गई है इसका यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लो हमारी बॉडी के जो हमारी रिस्ट है उसके एक पॉइंट पर कुछ पेन हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उस एरिया को फोकस करके हम कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि सिर्फ उस एरिया को सही कर दिया जाएगा, और उसकी वजह से जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो पूरी बॉडी का जो हार्मोन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कि वो बैलेंस हमेशा बना रहे, उसमें कुछ भी चेंजेस ना आए, उसी को लेकर के इस डिस्कवरी का यूज किया जा सकता है। ये जो नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है ये फिजिक्स नोबेल लॉरेट्स हैं। फिजिक्स में 3 लोगों को जॉइंटली फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है, जिसमें है यूकिरो मानाबे, क्लाउस हेज़लमैन और इसके अलावा है जियोर्जियो पेरिसी। इनको जो भी मिला है इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना है उसको एक्सप्लेन करने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। और यहाँ पर है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो है वो बेंजामिन एंड WC मैकमिलन, डेविड WC मैकमिलन को मिला गया है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। और इनकी वजह से जो रिवोल्यूशनाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस डिस्कवरी के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मतलब जो भी न्यू डिस्कवरीज होंगी उनमें एक बेसिस के रूप में ये काम करेंगे। यहाँ पर देखिए नोबेल पीस प्राइज जो है वो मारिया रेसा एंड मित्री मुरातोव को मिला है। ये जो जर्नलिस्ट हैं वो फिलीपींस और रशिया से बिलोंग करते हैं, और एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के टॉर्च बियरर्स के रूप में इन्होंने काम किया है। और ये यहाँ पर ये देखिए लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज़ है वो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ तंजानिया बोर्न राइटर अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कश्मीर वैली को लेकर के है कि कुछ ऐसे फेसलेस किलर हैं जो कश्मीर वैली में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं और सिविलियंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। जो भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अच्छे से ये जो भी प्रोजेक्ट जो चल रहा है
जो भी टेररिज्म ग्रुप ये प्रोजेक्ट चला रहा है उन सबको वहाँ से निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनमें एक तरीके से बिलीफ होना चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल अच्छे से कर पाएंगे। और जब बिलीफ होगा तभी जा कर के यहाँ पर ईजीली कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में जो लिविंग है, जो हैबिटेशन है वो ईजीली हो पाएगा। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।